भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। बांग्लादेश में लंबे समय से अस्थिरता के बाद अब ये चुनाव हो रहे हैं। अब इस चुनाव को लेकर क्या कुछ होने वाला है, भारत की नज़रें इस चुनाव पर कैसे हैं, इस तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और इस चुनाव का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, खास तौर पर इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और न्यूज़ 24 के डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं विजय शंकर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर ये है कि बांग्लादेश में जो चुनाव होने वाला है उसकी जो रूपरेखा हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके का चुनाव होने वाला है, कौन कौन सी पार्टियां रहेंगी, किन सीटों पर चुनाव होगा, और ये चुनाव बांग्लादेश में जो उठापटक हुई है पिछले 1.5 साल से उसके बाद कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बांग्लादेश का चुनाव भारत के लिए कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए है कि बांग्लादेश से हमारी करीब 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ज़मीनी सरहद लगती है। पहली चीज़, दो राज्य अगर बड़े राज्यों के तौर पे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और दूसरा आसाम में भी चुनाव है, जहाँ से सरहद हमारी बड़ी सरहद का हिस्सा लगता है इन दोनों राज्यों से। बांग्लादेश में अगर कोई उथल पुथल होती है, कोई चीज़ बड़ी घटना होती है, तो आप उसका असर सरहदी इलाकों में भी देखते हैं। कई बार आप देखें ऐसी तस्वीरें भी आती हैं कि लोग घुसपैठ करने के लिए, भीतर दाखिल होने के लिए किस तरह से सरहद के पास पहुंच जाते हैं। तो इन सब बातों से इतर अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो अभी जो वहाँ चुनाव है वहाँ तैयारियां करीब करीब पूरी दिख रही है। बांग्लादेश का ये चुनाव पिछले चुनावों की तुलना में कई मामलों में अलग है। अगर आपको याद हो तो ये पहला ऐसा चुनाव होगा करीब 30-35 साल में जिसमें बांग्लादेश पॉलिटिक्स की दोनों बेगम्स नहीं है। शेख हसीना इसलिए बाहर हैं क्योंकि उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। करीब 1.5 साल पहले जिस तरह से बांग्लादेश में उथल पुथल मची, छात्रों ने जिस तरह से आंदोलन किया, उसके बाद उन्हें इस्तीफा दे करके बाहर निकलना पड़ा। आवाम जो अंतरिम सरकार बनी उसने उनकी पार्टी को यानी अवामी लीग पर बैन कर दिया। तो इस चुनावी अखाड़े से एक तरह क्या पूरी तरह से अवामी लीग बाहर है। दूसरी वहाँ पर जो खालिदा जिया थी, उनका मैंने पिछले साल का कैलेंडर पलटने से पहले नहीं, दिसंबर के आखिरी में उनका निधन हो गया। तो अब उनके बेटे जो हैं वो तारिक रहमान वो मोर्चा लिए हुए हैं बीएनपी की तरफ से। लेकिन जो बांग्लादेश की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो अभी बैटल ग्राउंड वहाँ पर किस तरह से बन रहा है, तो जो छात्र आंदोलन जो छात्र आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन ने एक तरह से शेख हसीना को गद्दी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, वो बहुत कमजोर हो गया। और वो बाद के दिनों में जो पार्टी उन्होंने बनाई नेशनल सिटीजन पार्टी, वो बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। तो आज की तारीख में जो लड़ाई है वो बीएनपी यानी तारिक रहमान की पार्टी वर्सेस जमाते इस्लामी हो गई है। और जमाते इस्लामी का करीब 11 पार्टियों के साथ अलायंस भी है। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में बेसिकली पूरी लड़ाई जमाते इस्लामी वर्सेस बीएनपी हो चुकी है। अब देखना यह है कि पब्लिक किसको चूज कर रही है वहां पे। जी तो सर यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि अवामी लीग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया, लेकिन जो अवामी लीग के समर्थक हैं किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि शेख हसीना जी दिल्ली में हैं और वहाँ उनकी पार्टी पर एक तरह से बैन कर दिया गया है। और करीब माना जाता है ऐसा कि 35 से 40% जो वोटर है बांग्लादेश में वो अवामी लीग के हैं। तो इसमें ऐसा माना जा रहा है कि कुछ डमी कैंडिडेट के तौर पे इनके जो लोग हैं, जो अवामी लीग के लोग हैं, वो मैदान में है। दूसरी चीज़ है, इनके वोटरों में जो अल्पसंख्यक यानी जिसमें उसमें हिंदू भी, करीब 10% बांग्लादेश की आबादी में अल्पसंख्यक है और उनमें हिंदू भी हैं। हिंदू एक बड़ी संख्या है। तो माना जा रहा है कि जो अवामी लीग के जो वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक वोटर रहे, जो उनके साथ रहे हैं, वो उन्हें जमाते इस्लामी अपने पाले में लाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। और वहाँ पर स्ट्रेटजी क्या है जमाते इस्लामी की, वो बीएनपी का डर दिखा रही है। बीएनपी का इतिहास बताता है कि किस तरह से वो कभी कट्टरपंथियों का समर्थक रही है, किस तरह से खालिदा जिया के दौर में भी अल्पसंख्यकों पे यानी हिंदुओं पे अटैक हुए हैं। तो जमात
बेसिकली जमाते इस्लामी अपना चोला बदलने की कोशिश करती, दूर से ही, भले ही झूठा ही उसको मान लीजिए, लेकिन इस चुनाव में कोशिश करती दिख रही है। और कई जगह से ऐसी घटनाएं आई, ऐसी चीजें सामने आई जिसमें उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि किसी तरह से पावर को ग्रैब किया जाए। क्योंकि जब उन्होंने मैनिफेस्टो, अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया, वहां भी उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते रखेंगे, बातचीत करेंगे, महिलाओं के खिलाफ भी उन्होंने अपने रुख में बदलाव किया है। तो कहीं ना कहीं जमात की समझ में, जमाते इस्लामी के लोगों की समझ में आ गया है कि पावर अगर हासिल करना है तो सिर्फ एक सोच, यानी जो कट्टरपंथी सोच है, उसके साथ नहीं चला जा सकता है। सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, लोगों की ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना पड़ेगा। और बांग्लादेश के भीतर एक बड़ी जमात ऐसे लोगों की है जो भारत के साथ सहानुभूति रखते हैं, अच्छी सहानुभूति नहीं करेंगे, अच्छे संबंधों की वकालत करते हैं और जानते हैं कि भारत के साथ बेहतर संबंधों में ही बांग्लादेश का भविष्य है। बिल्कुल, आपने पड़ोसी देश की बात की। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि व्यापारिक साझेदार भी है लंबे वक्त से। लेकिन ये जो चुनाव है भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इन दोनों तरीके से, एक तो पड़ोसी देश मुल्क के हिसाब से और दूसरा व्यापारिक साझेदार के तौर पर। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं जी। और बांग्लादेश अच्छी तरह से जानता है कि उसकी कामयाबी में, उसकी समृद्धि में, उसके यहाँ की स्टेबिलिटी में भारत का क्या योगदान रहा है। अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटिए तो बांग्लादेश के जन्म में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश वजूद में आया, इसमें भारतीय फौज की भूमिका रही। किस तरह से जब पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे लोग पूर्वी पाकिस्तान में, यानी जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर अत्याचार कर रहे थे, तो भारतीय सेना ने वहाँ पर ऑपरेशन के थ्रू जिस तरह से बांग्लादेश में एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया और फिर बांग्लादेश बना, तो इसको बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भूले नहीं हैं। वो जानते हैं किस तरह से वो सरहद एक बड़ी सरहद है। आज की तारीख में अगर 4000 किलोमीटर से ज़्यादा, करीब 4100 किलोमीटर की सरहद छोटी नहीं होती है। तो भारत कभी नहीं चाहेगा, भारत चाहेगा कि पड़ोस में स्थिरता रहे, बेहतर संबंध रहे, तो उसमें भारत का के लिए भी बेहतरी है और बांग्लादेश के लिए भी बेहतरी है। आज की तारीख में जो बांग्लादेश का युवा है, जो यूथ है, वो ये नहीं चाहता कि वहाँ स्टेबिलिटी, वहाँ पर क्योस रहे। वो चाहता है कि वो भी तरक्की करे, उनका मुल्क भी आगे बढ़े, उनको रोजगार, बेसिकली मूल रूप से देखें तो वहाँ रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, कारोबारी विकास बड़ा मुद्दा है। वो नहीं चाहते कि बाहरी ताकतों का दखल हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में जो एक्टिव पार्टियां हैं, चाहे वो बीएनपी हो या जमाते इस्लामी, वो सबको पता है मोटा मोटी कि उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हमने देखा कि हिंदुओं को लेकर काफ़ी टारगेट किया गया पिछले 1-1.5 साल में, उसके बाद भारत वर्सेस बांग्लादेश कई बार देखने को मिला, चाहे क्रिकेट के मैदान में हो या फिर पॉलिटिकल ग्राउंड पर हो। कई नेताओं के बयानबाजी इस पर होती रही। अक्सर जो सीमांत इलाके हैं वहाँ पर झड़पें भी छोटी मोटी वहाँ पर सामने आई। क्या इसका भी चुनाव पर असर पड़ने वाला है? देखिए, चुनाव के दौरान तो इसका असर ज़्यादा होता नहीं दिख रहा है मुझे, इस वजह से क्योंकि जमात ने अपने रुख में बदलाव किया है, बीएनपी के भी रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। तो अभी वहाँ की जो पार्टियां हैं, जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, वो इस तरह का कोई मैसेज नहीं देना चाह रही हैं कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। और किसी भी पार्टी के वहाँ पर जो भी चुनावी अखाड़े में दोनों हैं, उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि या कोई ऐसी जो हिंसक बात या कट्टर वाली बात, कट्टरता वाली, जिससे कि अल्पसंख्यक वोट इधर उधर हो। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि अभी लड़ाई वहां पे एक तरफ पावर में आने की है, दूसरी जो अवामी लीग के साथ जो अल्पसंख्यक थे उन वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने की है। उसके साथ ही उनके सामने जो बड़ी चुनौती मुझे दिख रही है कि अगर चुनाव के बाद, अगर 12 तारीख को कल वोटिंग के बाद जो तस्वीर बनती है, उसमें किस तरह के इक्वेशन सामने आते हैं। 300 करीब सीटों पर, हाँ, 300 सीटों पर चुनाव होते हैं। तो जो इक्वेशन सामने आएगा, उस इक्वेशन के आधार पे जमात और बीएनपी क्या साथ मिलकर सरकार बनाती हैं
ये भी हो सकता है अगर त्रिशंकु वहां पर उभरती है, उसके मान लीजिए कि कोई बहुत ही मेजोरिटी में आ गया सर एक तो आखिरी उसमें बातचीत कर लेते हैं, मोहम्मद यूनिस साहब का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि उनको तो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त वो। अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनुस का अभी लंबे समय तक माने कुछ समय तक तो रोल रहेगा वहां पे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर मान लीजिए कि क्लियर मेजोरिटी के साथ वहां पे बीएनपी आ जाती है जी। या जमाते इस्लामी आ जाती है, तो जमाते इस्लामी, ऐसा मैंने कहा जा रहा है भीतर खाने की, जमाते इस्लामी और मोहम्मद यूनिस के बीच भीतर खाने डील चल रही है। और जिस तरह से उन्होंने एक तरह से संरक्षण दिया, सपोर्ट किया, उसमें डील, ऐसी डील की बात आ रही है एक तरह से कि जमात ने वादा किया है कि अगर हम पावर में आ गए, हम पावर में अगर आ जाते हैं तो आपको राष्ट्रपति बना देंगे। तो अब ये देखना होगा कि जमात उस स्थिति में आती है या नहीं, लेकिन अगर बीएनपी मान लीजिए कि फुल मेजोरिटी के साथ वहां पर आ जाती है, जैसा वहां पर कई पब्लिक ओपिनियंस वगैरह में संकेत मिल रहे हैं, तो हो सकता है मोहम्मद यूनुस फिर नए सिरे से उसमें कुछ उस संविधान की, जो वहां के संविधान से अगर मगर कई चीजें निकाल सकते हैं। और अभी बहुत तरह की गुंजाइश वहां के चुनाव में बाकी बची हुई है, जो अभी देखना होगा कि वोटिंग के बाद जो तस्वीर सामने आती है उसके बाद किस तरह के खेल चलते हैं भीतर खाने, क्योंकि बिल्कुल। तो देखिए, कल बांग्लादेश में चुनाव होना है। दुनिया की आबादी के हिसाब से 8वां बड़ा देश है बांग्लादेश, और भारत का पड़ोसी भी है, इसलिए भारत की नज़रें भी बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। 300 सीटों पर बांग्लादेश में चुनाव होगा, और इस चुनाव में जो मुख्य पार्टियां हैं वो बीएनपी वर्सेस जमात इस्लाम का जो गठबंधन है उसके बीच में मुकाबला होना है। अब ये मुकाबला कल कौन चुनाव में जो जनता है बांग्लादेश को किससे समर्थन देगी, ये कल वहाँ की जो भी प्रणाली है चुनाव की, ईवीएम में या फिर बैलेट पेपर जो भी उसमें, वो बिल्कुल एक तरीके से पैक हो जाएगा। उसके बाद जब नतीजे आएंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो हम लोगों ने आपको जानकारियाँ दी, ये आपको कैसी लगी कमेंट का ज़रूर बताएं, और देखते रहिए News 24।